आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विगत क्लासों में आप लोगों ने परंपरागत ऊर्जा संसाधन का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत आपने कोयला और पेट्रोलियम इन दो संसाधनों के उत्पादन को जाना, वितरण को जाना और संरक्षण को जाना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग अपनी पहली यूनिट के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, जिसका नाम है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन और उनका प्रबंधन। आज हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का अध्ययन करेंगे, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए इस विषय में भी जानेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम सौर ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, पवन ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, ज्वारीय ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, बायो ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, भूतापीय ऊर्जा का अध्ययन करेंगे और परमाणु ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम प्रबंधन पे वार्तालाप करेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जैसा कि आप लोगों ने विगत क्लास में जाना, पिछली कक्षाओं में जाना कि जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं उनके निरंतर उपयोग से वो धीमे धीमे समाप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ परंपरागत ऊर्जा संसाधन, चाहे वो कोयला हो, ईंधन हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को भी जन्म दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे दो पक्ष सामने आते हैं। एक तो हम इनका उपयोग अधिक कर रहे हैं, दूसरा इनसे प्रदूषण सामने आ रहे हैं। उपयोग अधिक कर रहे हैं, इसका भी तात्पर्य यह है कि प्रदूषण अधिक हो रहा है। उपयोग अधिक कर रहे हैं, इसका एक तात्पर्य यह भी है कि ये शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो इनका भंडार है वो सीमित मात्रा में है। अर्थात परंपरागत संसाधन में ये विशेष प्रकार की चीज़ें सामने आई या विशेष प्रकार के पक्ष सामने आए या विशेष प्रकार के डिसएडवांटेज सामने आए, जिसकी वजह से हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन विकल्पों की ओर उन्मुख हुए। अर्थात ऐसे हमें संसाधनों की खोज करनी चाहिए या ऐसे हमने संसाधनों की खोज करी जिनका भंडार सीमित मात्रा में ना हो, जो नवीकरणीय हो। नवीकरणीय का मतलब जब हम लोग संसाधनों के क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे तब वहाँ पे टर्म आया था नवीकरणीय। नवीकरणीय का आप लोग भूल गए होंगे। नवीकरणीय का अभिप्राय है कि उनका पुनः प्रयोग किया जा सके। ऐसे संसाधन जिनका हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, उनको हमने कहा नवीकरणीय संसाधन। पुनः प्रयोग कैसे कर सकते हैं? परिवर्धन के द्वारा। ऐसे संसाधन जिनका हम परिवर्धन के द्वारा पुनः प्रयोग कर सकते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे संसाधन हैं जो कि नवीकरणीय हैं और प्रदूषण मुक्त हैं, लेकिन इसका अपवाद परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत नहीं आता और ना ही परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत नहीं आता और ना ही प्रदूषण से मुक्त माना जाता है। इस बात को विशेष रूप से समझने की फिर पुनः जरूरत है। आप लोग फिर से समझ लीजिए कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में परमाणु ऊर्जा को छोड़कर शेष सभी नवीकरणीय हैं और प्रदूषण मुक्त हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। अब
कुछ परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी नाम बताए थे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायो ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। सर्वप्रथम हम सौर ऊर्जा में आते हैं। आप लोग भली भांति जानते हैं कि सौर ऊर्जा के अंतर्गत धूप को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा। उसके पश्चात इसमें आपको और चीजें जो समझने की हैं कि सौर सेल को सौर पैनल से जोड़ के सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां धूप की प्रचुरता है वहां के लिए यह उपयोगी है। सौर ऊर्जा से ताप और प्रकाश के रूप में शक्ति प्राप्त होती है। आप लोगों ने बहुधा देखा होगा सौर कुकर को, और आजकल ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, वो भी, उनमें भी सौर पैनल लगा हुआ है। सौर ऊर्जा संयंत्र जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है वो गुजरात के भुज के माधवपुर का है। उत्तर प्रदेश में भी सौर ऊर्जा के विशेष रूप से विकास किया जा रहा है। सौर ऊर्जा एक प्रकार का गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इसके बाद पवन ऊर्जा, पवन चक्कियां। पवन चक्कियों का उपयोग जल निकालने के लिए प्रमुखता से होता है, लेकिन विद्युत उत्पादन के लिए इन्हीं पवन चक्कियों को जनरेटर से जोड़ दिया जाता है। तटीय क्षेत्र और पर्वत घाटियां जहां पे पवन में गति पाई जाती है, वो इन पवन चक्कियों की स्थापना के लिए अनुकूल होते हैं। फिल्मों में आपने देखा होगा नीदरलैंड की शूटिंग को। नीदरलैंड हुआ, जर्मनी हुआ, डेनमार्क हुआ, यूके हुआ, यूएसए हुआ, स्पेन हुआ, यहाँ पे पवन चक्कियों का विशेष रूप से विकास हुआ है। भारत में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई, राजस्थान के जैसलमेर के साथ साथ आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, इन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का विशेष रूप से विकास हुआ है। मैं 1 मिनट, तो ये पवन ऊर्जा का विवरण था। पवन ऊर्जा के पश्चात ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा का संबंध समुद्र से है। सक्रिय समुद्री मुहाने पर बांध बनाकर समुद्री ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को हम ज्वारीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। उच्च ज्वार की ऊर्जा का उपयोग बांध टरबाइन लगा होता है को घुमाने के लिए किया जाता है। इस ऊर्जा के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो रूस है और फ्रांस है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ क्षेत्र, सुंदरवन, गंगा डेल्टा आदि क्षेत्रों में इनका प्रयोग प्रमुखता के साथ में किया जाता है। इसके बाद में बायोगैस। बायोगैस को आप लोग भली भांति जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस संयंत्र या प्लांट के रूप में भी प्रचलित है। कृषि का अपशिष्ट हुआ, मानव जनित अपशिष्ट हुआ, पशुओं का अपशिष्ट हुआ, वनस्पतियों का अपशिष्ट हुआ, इन अपशिष्टों को गैसीय ईंधन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, और जो गैस प्राप्त होती है हमें वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। और गैस के साथ साथ हमें जैविक खाद भी मिल जाती है जिनका उपयोग हम अपने खेतों में करते हैं। फिर भूतापीय ऊर्जा। आप लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि पृथ्वी की गहराई में प्रवेश करने पे गहराई के साथ साथ ताप भी बढ़ता है। तो भूगर्भ की यही ऊर्जा पृथ्वी पे गर्म जल में झरनों के रूप में प्रकट होती है, और इसी तापीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, जिसमें हम भाप का उपयोग टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। यूएसए में सबसे बड़ा भूतापीय संयंत्र है। न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस अन्य प्रमुख इसके क्षेत्र हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके बाद परमाणु ऊर्जा। यूरेनियम और थोरियम के केंद्रक में पाई जाने वाली ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से विमुक्त की जाती है या उत्सर्जित की जाती है, जिसके द्वारा हमें परमाणु ऊर्जा की प्राप्त होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में यूरेनियम राजस्थान, झारखंड और थोरियम केरल तट की मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। यूरेनियम और थोरियम दो पे निर्भरता है, और कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, नरूणा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, ये भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं। आपने गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन
का जिस समय हमने विवरण शुरुआत में प्रस्तुत किया था, वहाँ प्रत्येक के हमने कुछ लाभ बताए थे, कुछ हानियाँ बताई थी। तो हम अगर पवन ऊर्जा का विवेचन करें सर्वप्रथम, या तो पवन ऊर्जा गैर परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत स्रोत के रूप में हमें प्रदूषण मुक्त ऊर्जा प्रदान करती है। एक बार स्थापित हो जाने के बाद में जो विद्युत की लागत है या विद्युत उत्पादन की जो लागत है वो कम होती है, सुरक्षित है और साफ है। लेकिन इससे कुछ हानियां भी हैं। हानियां क्या हैं कि ध्वनि प्रदूषण होता है, पवन चक्कियों को स्थापित करना ही अत्यंत महंगा होता है, पक्षियों के लिए हानिकारक है, और साथ ही साथ रेडियो एवं दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से भी कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह एक अच्छा स्रोत है, दूसरा प्रदूषण मुक्त है, लेकिन देखा जाए अपेक्षाकृत खर्चीला है और ऊर्जा की बर्बादी इसमें होने की ज़्यादा संभावना रहती है। ज्वारीय ऊर्जा पे अगर गौर किया जाए तो ज्वारीय ऊर्जा भी प्रदूषण मुक्त है, समाप्त ना होने वाली है, लेकिन वन जो जीव, जो समुद्री जीव हैं, उनके आवास नष्ट होते हैं। इसको, इसका दोहन करना, मतलब टेक्नोलॉजी के बेस पे इसका दोहन करना, इससे ऊर्जा प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। भूतापीय ऊर्जा में भी को अगर हम देखें तो भूतापीय ऊर्जा में भी दोहन कठिनाई पूर्वक किया जा सकता है। खर्चीली भी भूतापीय ऊर्जा बहुत है और शहर से बहुत दूर स्थित करी जाती है और उसके कारण विद्युत वहन इत्यादि में काफ़ी खर्च होता है। लेकिन इन सबके साथ लाभ क्या है? लाभ, एक कॉमन लाभ जुड़ा हुआ है कि स्वच्छ है, पर्यावरण के लिए हितैषी है और हर समय उपलब्ध है। अब बायोगैस को आप देख लीजिए, बायोगैस में ये जो सब में हानियां थी कि सब खर्चीली थी, उसके मुकाबले में बायोगैस क्या है, कम लागत लगती है, उपयोग में आसान है, और जो भी वेस्टेज है ग्रामीण क्षेत्रों का या नगरीय क्षेत्रों का, जितना भी व्यर्थ पदार्थ है, जैव व्यर्थ पदार्थ, उसका आप उपयोग कर लेते हैं। लेकिन इससे, इसके द्वारा नुकसान क्या होता है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है। फिर आ जाइए आप परमाणु ऊर्जा में। तो ये जो परमाणु ऊर्जा है, ये परमाणु ऊर्जा का लाभ क्या है कि इससे ऊर्जा तो बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है, लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ और रेडिएशन, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कि मानव के अस्तित्व को ही खत्म करने की क्षमता रखते हैं अपने आप में। और साथ ही साथ ये खर्चीली बहुत है। इस प्रकार आपने देखा कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिनमें एक उभयनिष्ठ लाभ देखा जाए परमाणु ऊर्जा को छोड़ के, तो वही सभी पर्यावरण के लिए हितैषी हैं, प्रदूषण मुक्त हैं, लेकिन अधिकतर बहुत खर्चीली हैं, उनमें खर्च बहुत है। अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि कम खर्च में हम इन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कर सकें। आज से कुछ सालों पहले तक जब हम लोग सौर ऊर्जा को देखते थे तो उसका चलन बहुत कम हुआ करता था। धीमे धीमे प्रचार और प्रसार हुआ तो सौर ऊर्जा अब जगह जगह पे देखी जाती है। कुछ टेक्नोलॉजी भी सस्ती हुई, कुछ गवर्नमेंट ने भी इसमें सहायता करी। तो हमें इसी तरीके से गैर परंपरागत संसाधनों के विकास की नीतियां बनानी होंगी, जिसमें कि हम प्रौद्योगिकी का उचित तरीके से विकास करें पहले, फिर उसका प्रचार और प्रसार करें। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विकास में हमें पूंजी का निवेश करना होगा, क्योंकि इन्हीं संसाधनों के विकास में हमारे भविष्य का विकास निहित है। इसका अभिप्राय यह है कि इन्हीं संसाधनों में आपका विकास भी निहित है, कि जो संपोषणीय विकास की अवधारणा है, उस अवधारणा को बल गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन देते हैं, क्योंकि परंपरागत ऊर्जा संसाधन तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो भंडार है वो सीमित है। ना हम उसमें परिवर्धन कर सकते हैं, ना हम उनका पुनः प्रयोग कर सकते हैं, हमें उनको विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी।
तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन उनका एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रहे हैं। सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता के द्वारा कि लोग उनके प्रयोग करने की ओर अग्रसर हों, मांग हो। जब मांग होगी तभी उसकी पूर्ति होगी और तभी उसके उस प्रौद्योगिकी का विकास होगा। अगर किसी प्रौद्योगिकी की मांग ही नहीं होगी तो उसका विकास कैसे होगा? इसलिए सामाजिक जागरूकता भी आवश्यक है कि हम सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो प्रदूषण नहीं होगा। हम सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे या किसी अन्य ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो ये इको फ्रेंडली होगा, पर्यावरण हितैषी होगा। विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, हालांकि हम अच्छे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी भी तरह से ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनको नष्ट करें। हमें विवेकपूर्ण तरीके से ही संसाधनों का उपयोग करना होगा। हमें प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से जो दुर्घटनाओं की संभावनाएं हैं उनको भी न्यून करना होगा। ये मैं किसके संदर्भ में कह रहा हूं? ये मैं परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में कह रहा हूं कि रेडिएशन जैसी कोई घटना ना हो। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। आप अगर ऊर्जा की बचत कर रहे हैं तो आप ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। इस कथन का हमें अक्षरशः पालन करना होगा। अक्षरशः पालन करने का मतलब होता है किसी चीज को आत्मसात कर लेना। आपको यह समझना होगा कि अगर आप अगर ऊर्जा के प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक नहीं हैं, आप ऊर्जा की बचत करें। आपकी ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। साथ ही साथ हमें गैर परंपरागत नवीकरणीय संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। गैर परंपरागत नवीकरणीय, ठीक है, जिनका परिवर्धन संभव है, जिनके परिवर्धन के द्वारा हम जिनका पुनः प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे संसाधनों के विकास पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि इन्हीं के विकास से हम अपने सुरक्षित समृद्ध भविष्य की, जिसमें कि संपोषणीय विकास हो, जिसमें कि निगेटिविटी ना हो, जिसमें कि मानव अस्तित्व के लिए कोई खतरा ना हो, जिसमें कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें, इन अवधारणाओं को साकार किया जा सके। सौर कुकर, एक शब्द आया। सौर कुकर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से सौर कुकर में कुछ सालों पहले गांव-गांव और नगरों नगरों कुछ लोग जो इस पॉलिसी से जुड़े हुए थे वो सौर कुकर का प्रचार किया करते थे और आपको चावल पका के दिखाया करते थे धूप में। तो और विश्व का प्रथम सौर और पवन द्वारा चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है, यानी कि इसका उपयोग किया जा रहा है विश्व के देशों में भी। और विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। इस प्रकार से आप देखिए कि विश्व के विभिन्न जगहों पे गैर परंपरागत ऊर्जा, विश्व के सभी देश मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में ही अपना भविष्य देख रहे हैं। इस प्रकार से ये व्याख्यान मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई दुरूहता या कोई आपके मस्तिष्क में प्रश्न आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ट्विंकल कुमारी, आशीष कुमार, अविनाश, दयानंद, मंजुलता, निशा कुमारी, निशांत कुमार,
प्रियंका कुमारी, प्रियांशु कुमारी, सच्चिदानंद, शिवानी कुमारी। ठीक है। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम पुनः एक नवीन विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।